Hi friends, welcome back to EduTap. In this session, we are going to continue our discussion on the most important MCQs on accountancy for upcoming UPSC EPFO examination. So फटाफट से quickly let's start this session. So friends, in the EPFO EO AO 2021 examination, 116 selections were from EduTap and we are again ready for the upcoming APFC and EO AO examination. And are you guys ready for the same? Do let me know in the comment section. Now let's start by taking a look at the homework question. So this question is cash discount allowed to a customer should be credited to. So we already know that there are two types of discounts. One is a trade discount and the another one is the cash discount. तो ट्रेड डिस्काउंट आप नॉर्मली जब सेल करते हैं उसी टाइम दे देते हैं और कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे आप देते हैं. जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक कस्टमर आए, उन्होंने मेरे से काफी सारा सामान खरीदा, 1,10,000 का सामान उन्होंने मेरे से खरीद लिया. अब उन्होंने कहा कि जी मेरे को कुछ डिस्काउंट दे दो. तो मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे डिस्काउंट दे देता हूँ 10,000 का और यहाँ पे फाइनल 1 लाख जो है ना, ये पेमेंट आपको मेरे को करनी होगी. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, कुछ समय में कर दूंगा, 1 महीने बाद पेमेंट आपकी हो जाएगी, 30 डेज का समय दो, बट आप 1 लाख का बिल जो है मेरे नाम पे बना दो. तो मैंने 1 लाख का बिल उनके नाम पे बनाया और मैंने एंट्री भी डाल दी अपनी बुक्स के अंदर. क्या एंट्री मैंने डाली होगी? मैंने ए के जो अकाउंट है उनको डेबिट किया, ए वो कस्टमर है जो सामान लेके गए. सेल्स को मैंने क्रेडिट किया, कितने से? मैंने 1 लाख से ये एंट्री जो है पास कर दी. अब क्या हुआ कि 30 डेज का समय उन्हें दिया था, वो 10 दिन बाद ही आ गए. उन्होंने कहा कि 10 दिन में ही मेरे से पेमेंट पकड़ लो, बट ये पेमेंट मैं आपको तभी पकड़ाऊंगा जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, आप मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दो. मैंने कहा ठीक है, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, आप अभी पेमेंट पकड़ा दो. तो उन्होंने कहा लीजिए आप पेमेंट पकड़िए. 5,000 की पेमेंट, 5,000 का डिस्काउंट के बाद उन्होंने मेरे को पेमेंट पकड़ाई 95,000 की. तो बैंक को मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा कि मेरे बैंक में 95,000 आ चुके हैं और मेरा जो कस्टमर है ए, उसका अकाउंट मुझे अब क्लोज कर देना है कि उससे कुछ लेना देना नहीं है. कितने से क्लोज करूंगा? 95 से या 1 लाख से? सर 1 लाख से ही क्लोज करेंगे. जब 1 लाख से खोला है तो 1 लाख से ही क्लोज करना पड़ेगा. अब देखो इस एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर हुआ? नहीं हुआ, 5,000 का फर्क रह गया. तो 5,000 का जो फर्क है ये मैं डाल देता हूं अपने डिस्काउंट अकाउंट के अंदर. ओके, डिस्काउंट अकाउंट के अंदर मैं इसे यहां पे डाल देता हूं. अब आप देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट चल रहे हैं. तो जो डिस्काउंट मैंने कस्टमर को दिया उसमें डिस्काउंट को डेबिट किया और कस्टमर को मैंने यहां पे क्या किया? क्रेडिट कर दिया. तो इस एंट्री के अंदर, ये जो मैंने एंट्री डाली है इसके अंदर दो एंट्रियां छुपी हुई हैं. एक एंट्री है बैंक टू ए 95,000 और एक एंट्री है डिस्काउंट टू ए ₹5,000. तो दोनों एंट्री को क्लब करके एक एंट्री यहां पे करी हुई है. तो अगर मैं बात करूं कि डिस्काउंट मैंने जो कस्टमर को दिया उसमें क्रेडिट कौन हुआ? क्रेडिट डिस्काउंट हुआ क्या? नहीं, डिस्काउंट तो डेबिट हुआ. क्रेडिट तो केवल और केवल कस्टमर ही मेरा हो रहा है. तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी कि कस्टमर अकाउंट जो है उसे ही क्रेडिट किया जाएगा. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. मिस्टर अशोक बाइज क्लोथिंग ऑफ ₹50,000 पेइंग कैश ₹20,000. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एज पर द एक्रूवल कंसेप्ट? 50,000, 20,000, 30,000 और नील. तो इन दिस केस मिस्टर अशोक ने क्लोथ जो बाय किया वो 50,000 का बाय किया और अभी उसकी पूरी पेमेंट नहीं करी. कैश अभी 20,000 ही पे किया है, 30,000 की पेमेंट अभी बाकी है. तो मेरा एक्सपेंस कितना होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एक्रूवल कंसेप्ट की, हमारे पास दो बेसिस है, एक एक्रूवल बेसिस होता है, कैश बेसिस होता है. तो कैश बेसिस तो बात करते हैं कि कैश जब आपने पे किया या कैश जब मिला तभी इनकम मानोगे. बट यहाँ पे हम एक्रूवल की बात कर रहे हैं. तो एक्रूवल कहते हैं कि कैश को नहीं देखना, आपने देखना है कि कब कोई चीज ड्यू हो चुकी है. तो आपने क्लोथ बाय किया 50,000 का, कैश आपने चाहे जितना भी पे किया हो, ये आपने जो क्लोथ बाय कर लिया अपने बिजनेस के लिए, तो आपका पूरा का पूरा खर्चा यहाँ पे ड्यू हो चुका है और पूरे के पूरे खर्चे को आपको एक्सपेंस यहाँ पे ट्रीट करना है. So this entire 50,000 is going to be treated as expense for the purpose of the accounting as per the accrual concept. So correct answer क्या होगा? Correct answer absolutely right is going to be option number A. Next question is, what is the order in which accounting transactions or events are recorded in the books of accounts? तो आपको चूज करना है करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे कौन सा होने वाला है. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए चूज करना, ऑप्शंस क्लोज है यहाँ पर, बट फिर भी आई होप आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो फटाफट से ऑप्शंस को रीड आउट कीजिए और सोचिए क्या आंसर यहाँ पे होना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. बी और डी तो आपने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए होंगे, ए और सी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है हुआ हो.
सबसे पहले आप जर्नल बनाएंगे, जर्नल के अंदर आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, इसके साथ आप सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन कर सकते हैं। जर्नल से आप लेजर में जाएंगे, तो अभी तक कहानी सेम ही चल रही है ए और सी में। उसके बाद पहले क्या बनेगा, पहले P&L बनेगा या बैलेंस शीट बनेगा? देखो सबसे पहले आपका P&L बनेगा, और P&L अकाउंट से जो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, this is going to become part of your capital account and this capital account is going to form part of your balance sheet. तो पहले लॉजिकली सोचा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। सो दिस हैज टू बी द लॉजिकली बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Question is, the expired portion of capital expenditure is shown in the financial statements as income, asset, expense or liability. So capital expenditure का मतलब है we are spending something on acquiring a capital asset. So let's suppose हमने 1 लाख का नया मशीनरी परचेज किया। अब ये जो मशीनरी है इसे हर साल we are going to depreciate, और ये depreciation का amount is going to be charged in the P&L account as an expense. So जो भी अमाउंट हम इसका राइट ऑफ करते जा रहे हैं, लेट्स सपोज इन द फर्स्ट ईयर वी हैव रिटन ऑफ ₹10,000. So this ₹10,000 is the expired portion. This portion is expired. Okay, this much amount we have utilized, we have transferred to the P&L account. So expired portion of the capital expenditure is basically going to be a part of your profit and loss account as a depreciation and is going to be referred basically as an expense. So correct answer has to be absolutely right. Correct answer has to be option number C as an expense. Next one, according to money measurement concept, currency transactions and events are recorded in the books of accounts. Options are in the ruling currency of the country in which the transaction takes place, in the ruling currency of the country in which the books of accounts are prepared, in the currency set by the Ministry of Finance, in the currency set by the government. So let's suppose हमारे पास एक कंपनी है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर हम यहाँ पे उसमें नॉर्मली बिजनेस कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे उसके अंदर कुछ सामान खरीदा, कुछ परचेसिंग करी। कहां से किया? वो हम यूएसए गए, यूएसए से जाके सामान खरीदा और यहाँ पे उसे लेकर आए और उसे यहाँ पे बेचने वाले हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को मैं कौन सी करेंसी में रिकॉर्ड करूं बताओ? क्या मैं यूएसए की करेंसी में रिकॉर्ड करूं, क्या इंडिया की करेंसी में रिकॉर्ड करूं? सर हमारी जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही इस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में बन रही है उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस मैं रुपी के अंदर ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके अंदर डॉलर के अंदर थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा कोई ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको मेरे को रुपी में ही रिकॉर्ड करना है। अगर डॉलर वाली ट्रांजैक्शन भी है तो उसको रुपी में कन्वर्ट करके जितनी पेमेंट मैंने करी होगी, जितने रुपए पे किए होंगे, उतने में मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो मैं उस करेंसी, उस कंट्री की करेंसी को फॉलो करता हूं जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी हर ट्रांजैक्शन कौन सी कंट्री में हो रही है। ऐसे मेरी एक ट्रांजैक्शन यूएस में हुई, एक यूके में हुई, और एक लेट्स सपोज यूरोप के अंदर हुई, एक मेरी चाइना में हुई, एक रशिया में हुई। तो हर एक के लिए मैं अलग अलग करेंसी में थोड़ी अपनी किताबों में एंट्री रिकॉर्ड करता रहूंगा। तो ऐसे तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैं अपना बैलेंस शीट कैसे बनाऊंगा? तो इसीलिए मैं एक स्टैंडर्ड करेंसी फॉलो करता हूं, उस कंट्री की करेंसी फॉलो करता हूं जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर की जा रही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। सो एज डिस्कस्ड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज इजी टू डिटेक्ट डैश देन टू डैश। ऑप्शंस हैं हमारे पास, फटाफट से रीड कीजिए और आंसर बताइए। एरर्स और फ्रॉड्स में आपको चूज करना है, मिस्टेक्स और एरर्स में आपको चूज करना है। देखो जो आपके फ्रॉड होते हैं ना उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है। फ्रॉड क्योंकि जानबूझकर किए जाता है, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है तो उसे पकड़ना मुश्किल है। बट अगर कोई एरर है या कोई मिस्टेक है तो उसे पकड़ना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वो आपने जानबूझकर नहीं करी है, वो गलती से हो गई है। तो गलती से हुई है तो उस गलती के कोई प्रूफ या कोई ट्रेल होगी जिसको देखकर आप उसे सुधार लेंगे। बट अगर फ्रॉड किया गया तो वो ऐसे प्लानिंग से किया होगा कि कोई सबूत मिले ही ना और फ्रॉड पकड़ा ही ना जाए। तो एरर डिटेक्ट करने आसान है, फ्रॉड डिटेक्ट करना मुश्किल है। सो करेक्ट आंसर is going to be option number C. It is easy to detect errors than to frauds. So this is the most appropriate answer for this question. And my dear friends, if you are enjoying the today's session, you are learning some new things, don't forget to subscribe our YouTube channel as well. Coming to the next one, goods costing ₹600 is supplied to Ram at the invoice of 10% above cost and a trade discount for 5%.
द अमाउंट ऑफ सेल इज गोइंग टू बी, तो गुड्स हमारे ₹600 के है, उसका हमने इनवॉइस बनाया राम को 10% अबव कॉस्ट पे, तो 600 प्लस 10% यानी कि 60, तो 660 का यहाँ पे इनवॉइस तैयार कर रहे थे, बट राम ने कहा कि 5% का डिस्काउंट दे दो, तो 660 का 5% हो गया 33, तो हमारे पास जो नेट इनवॉइस बनेगा वो 627 का तैयार किया जाएगा। तो इट वाज अ वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। The correct answer is going to be option number A, 627. Coming to the next one, goods sold for cash ₹10,000 plus 10% sales tax. Sales will be credited by, तो आपने सामान बेचा 10,000 का और सामान बेचा उस पे 10% आपने सेल टैक्स या फिर आज की डेट में मैं बात करूं जीएसटी उस पे कलेक्ट किया। तो अगर मैं उसकी ट्रांजैक्शन की एंट्री करूं तो हाउ दिस इज गोइंग टू बी डन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में कितने आएंगे 10,000 भी आएंगे प्लस 10% जीएसटी भी आपके पास आएगा, यानी कि 1,000 भी आएगा, 11,000 आपके पास आएंगे। आपकी सेल कितनी है, यहाँ पे सेल आपकी केवल 10,000 की हुई है, जो 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं ये जीएसटी के मिले हैं, जो कि आपको सरकार को इवेंचुअली डिपॉजिट करा देने हैं, ठीक है। तो दिस जीएसटी इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, तो आपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया and eventually you are going to deposit it to the government. So this is how all the indirect taxes work. So in this particular case the sales account has been credited by ₹10,000 only. So correct answer I hope आपने पकड़ लिया है. Correct answer would be option number B. Coming to the next one, capital introduced in the beginning by Shyam is ₹3 lakh. Further capital introduced during the year ₹2 lakh. ड्रॉइंग्स ₹1,500 पर मंथ, तो 1,500 पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग द फुल ईयर इट इज गोइंग टू बी 18,000. क्लोजिंग कैपिटल इज ₹4,50,000. द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इज गोइंग टू बी, तो कैसा सा सवाल पूछ लिया ना, कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा और प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है, तो क्या प्रॉफिट और लॉस निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है। देखो आपने ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल लगाई वो 3 लाख की आपने लगाई थी, फर्दर कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर दी 2 लाख की, ठीक है। आपने ड्राइंग्स इसमें से कितनी कर ली, 18,000 की ड्राइंग्स यहाँ पे आपने कर ली, तो आपकी कैपिटल क्लोजिंग में कितनी होनी चाहिए थी, अगर आप इसे सॉल्व करें 482 होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में आपकी जो कैपिटल है वो है 4,50,000। हमारी कैपिटल तो और भी कम हो चुकी है, 32,000 से और कम हो चुकी है। सो इसका मतलब है कि 32,000 का लॉस हमने उठाया होगा ड्यूरिंग द ईयर, तभी ये हमारी कैपिटल और कम हो चुकी है। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड होता, बढ़ जाती, बट लॉस है, लॉस कैपिटल को घटा देता है। सो दिस कैपिटल इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड बाय ₹32,000. सो करेक्ट आंसर पता लग चुका है, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, लॉस ₹32,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, Mohan Stationers will debit the purchase of stationery in, options है stationery account, purchases account, general expenses account और none of the above. So हमारा मोहन स्टेशनर्स है, यानी कि आपकी स्टेशनरी के बिजनेस में काम कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। तो अगर ये स्टेशनरी की डीलिंग कर रहा है तो जो स्टेशनरी ये परचेज करके ला रहा है, द स्टेशनरी इज गोइंग टू बी फॉर द नॉर्मल पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, तो नॉर्मल परचेज है जिसे इवेंचुअली सेल किया जाएगा। So this stationery is going to be shown as purchases in his books of accounts. So correct answer हमारे पास क्या होना चाहिए? Correct answer has to be option number B, purchases account. Now coming on to the next one, and this is going to be a homework question for you guys. Bank account is dash, personal account, intangible real account, nominal account, or both B and C. So a big hint that I can give you here is कि bank account is basically opened in the name of any person. It can be a natural person or it can be an artificial person. So I think this is the biggest hint that I have given you. Still, you have time to identify the right answer, so you can sort it out, you can think about it, and you can simply comment your answer below this video. So my dear friends, we have different courses for upcoming UPSC, EPFO examination, and the aim is to ensure your success. You can check out all those courses. And if you have any query regarding these courses, you can call us or mail us at hello@edutab.co.in. This is it for today. Thank you. Bye. Take care. All the best.